हेलो। राखी। हाँ सर। ओके। कल कहाँ तक हुआ था? रूल 4 कर रहे थे ना हम लोग? हाँ सर। ठीक है। मैं थोड़ा धीमे बोलूँगा। आवाज़ क्लियर है ना? मैं गले में दर्द है। हाँ सर, आ रहा है। ओके। 10 1 10 2 का बता दिया था एडजस्टमेंट। हाँ सर, वो हो गया था। ओके। ओके। रूल 4 बचा हुआ था ना? रूल रूल 4 कर दिया था ना? सर रूल 4। से हाँ स्टार्ट कर। सर। मैंने वो क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू रूल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एफ ओ बी आता है। ठीक है। एफ ओ हाँ। एफ ओ बी आता है। एफ ओ बी के बाद 10 1 का एडजस्टमेंट। फिर एफ ओ बी फॉर कस्टम। ठीक है। फिर 10 2 का एडजस्टमेंट। फिर आता है मेरा सी आई एफ। ठीक है। हम्म। और एफ ओ बी आने से पहले जो एडजस्टमेंट होता है वो कैसे आता है सर? वो आता है रूल ट्रां 3 to रूल 12। हम्म। ठीक है। रूल 3 मैंने बता दिया था। सर रूल 3 क्या था? 3 कंडीशंस था। याद है? हाँ सर। 3 कंडीशंस था। 3 कंडीशन में अगर 3 सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा? रूल 12 में। ठीक है। रिजेक्टेड। फिर रूल 4। रूल 4। रूल 4 में ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। किसका वैल्यू लेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स लेंगे। आइडेंटिकल गुड्स मतलब कि सेम टू सेम गुड्स। एग्जैक्टली सेम गुड्स। है कि नहीं? हाँ। ठीक है। लेकिन उसमें टाइम गैप मतलब कि क्या है कि सर आपका जिस टाइम आपने गुड्स मंगाया था से 12 4 को मंगाया था। ठीक है। 12 4 2024 को मंगाया था। आप बताओ सेम 12 4 2024 में कोई गुड्स मंगाया था क्या? यस। उसका गुड्स मंगाया था और उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड हो गया था, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू उसका था वही आपका ही ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगा। ठीक है। आपने 100 यूनिट्स मंगाया था। ठीक है। लेकिन आपका सोचो 12 4 में नहीं, आपका सोचो 5 4। इस इसमें सोचो 1 लाख यूनिट्स है। और आपका 5 4 2024, इसमें सोचो आपका 300 यूनिट्स है। तो आपका कौन सा ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाएगा? ये जो गुड्स लेके आया था उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके। अगर सेम आपका 12 4 में आपने गुड्स मंगाया था। ठीक है। 12 4 2024 में गुड्स मंगाया था। कितना? 100 यूनिट्स। ठीक है। 100 यूनिट्स। और आपका 12 4 में ही
12/4 में ही आया था, सोचो कहीं से 100 यूनिट्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ $90, ठीक है। और सिमिलरली 12/4 में ही अगर गुड्स 12/4 में ही अगर गुड्स आया था 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $80, या फिर सोचो एट द रेट ऑफ $110, आइए आपका गुड्स कितना का आया था, $100, $100 पर यूनिट, दिख रहा है आपको। हाँ सर। तो कौन सा रेट लेना है, इफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स आर अवेलेबल टेक लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट कौन है इसमें, सर ये वाला 90। 90, तो आपका गुड्स का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। हाँ सर। सर आपका ये वाला नहीं है, सोचो ये है 110 है, 125 है, 105 है, इन दैट केस कौन सा वैल्यू लेना है, सर 105। 105, टेक द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। अगर रूल 4 अप्लाई नहीं हुआ तो रूल 5, सेम उसी के तरह, सेम एज रूल 4, लेकिन एक क्या डिफरेंस है, वो आइडेंटिकल गुड्स था। आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या हो गया, जो आपने माजा मंगाया और माजा कोई और ही लेके आया है, ठीक है। और सिमिलर गुड्स का मतलब क्या हुआ है, अच्छा ठीक है माजा नहीं है तो कोई कोका कोला मंगाया होगा, है कि नहीं, हाँ। अलाइक गुड्स, उसके जैसा कोई गुड्स है तो बता, आ रहा समझ में। रूल 4 मतलब आइडेंटिकल गुड्स, रूल 5 मतलब सिमिलर गुड्स, सिमिलर। ठीक है, बात बाकी सब सेम है, क्लियर है। हाँ सर। मोर देन वन वैल्यू टेक लोअर, है कि नहीं, हाँ आ रहा समझ में। सर। सर ओके, यहाँ पे रूल 12 वाला अप्लाई नहीं होगा सर। आएगा वो भी सेम है। आपका 12/4 में गुड्स आया था, और सेम 12/4 में किसी और का गुड्स आया, आपका डॉलर है 100, और दूसरा का है डॉलर है आपका 110, 130, तो लेना कौन सा 110, बस डिफरेंस क्या है कि वो वाला सेम, दोनों का कैलकुलेशन सेम होगा, डिफरेंस क्या है कि सर उसमें आइडेंटिकल गुड्स बोल रहा था, इसमें सिमिलर गुड्स बोल रहा है, बस इसी का डिफरेंस है, क्लियर है। हाँ सर। तो मतलब सर सम्स करेंगे तो सम्स का जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थियरी लिखेंगे तो थियरी में ये डिफरेंस है। थियरी में क्या लिखेंगे, रूल 5 में लिखेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, लेकिन रूल 4 में लिखेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, बस यही है, क्लियर है। हाँ। ओके, रूल 4 में भी नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, रूल 12 में, रिजेक्ट रूल, फिर 5 में जाएंगे, फिर नहीं होगा तो रूल 12 रिजेक्ट, फिर कहाँ जाएंगे, रूल 6 में। रूल 6 कुछ नहीं है, रूल 6 क्या बोलता है कि अगर रूल 4 5 में नहीं, 3 4 5 में नहीं हुआ तो आप 7 8 9 में जाइए, क्लियर है। हाँ। ये मतलब कुछ है ही नहीं रूल, बोला है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कांट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 3 और 4, देन द वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज पर रूल 7 और 8, क्लियर है। हाँ सर। रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू याद है आपको, डिडक्टिव वैल्यू, if transaction value of identical goods and similar goods are not available then deductive value method is used, ठीक है। when same identical goods or similar goods are sold in India and the price of India is available and sale should be same condition as they are imported, आपने जो goods मंगाया है,
सबसे पहले रूल 4 था, सॉरी रूल 3 था, हाँ हाँ सर। रूल 4 था, रूल 5 था, रूल 6 तो बकवास था, ठीक है राकेश, ठीक है। हाँ सर। रूल 7 में क्या है सर, रूल 7 में बोला है कि आपका रूल 6 तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो रूल 7 में आइए। आप जो गुड्स मंगवा रहे हैं इंडिया में, आप जो इंडिया में गुड्स मंगवा रहे हैं, उसका वो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस होता है क्या, उसका वैल्यू निकालो, ठीक है। इंडिया में लेकिन सेम कंडीशन में आपका जो कंडीशन है, मतलब कि आपका डिज़ाइन विज़ाइन आपने अगर कुछ लिया होगा तो वैसे ही कंडीशन वाला इंडिया में मंगाइए। तो उस तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कितना है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज ऑफ इंपोर्टेशन। मतलब आपने जो गुड्स मंगाया है, आपका जो गुड्स है, ठीक है, आपने जो गुड्स मंगाया है, आपने देखो कि उसके जैसा कोई इंडिया में बेच रहा है क्या, ठीक है, वो गुड्स का वैल्यू निकालिए, उसके संग पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस को लेस कीजिए, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन को लेस कीजिए, आईजीएसटी को लेस कीजिए, कोई भी और जो आएगा वैल्यू वही आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा। सर यहाँ पे इंडिया में जो सेल करेगा तो वो मतलब जो इम्पोर्ट किया है वो 90 डेज होना हाँ पड़ेगा ना 90 सर? डेज के अंदर होना पड़ेगा, ठीक है। आप जो खोजेंगे ना बिफोर, आप जो खोजेंगे ना इंपोर्टेड गुड्स, वो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज ऑफ इंपोर्टेशन होना चाहिए। मतलब अभी आपका इंपोर्ट है, उसका पीछे, मतलब कि उसका पीछे 90 डेज के पहले वाला खोजो, ठीक है। आ रहे समझ में। हाँ सर। रूल 7, उसके बाद रूल 8, ठीक है। रूल 8 क्या बोलता है कि अगर 7 से नहीं निकला तो 8 में जाओ, इट कैन बी यूज्ड बिफोर 7, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे 90 दिन के अंदर कौन इंपोर्टर लेके आया है कि नहीं। हाँ सर। तो वो बोला कि अगर ढूंढने का मन नहीं है तो डायरेक्ट रूल 6 से रूल 8 में चला आ जाओ, रूल 7 स्किप कर दो, ठीक है। बिफोर 7 8 यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपने जो गुड्स मंगाया है उसका कॉस्ट क्या है, उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट कहाँ है, वो कहाँ बैठे, ये सब कौन डिटेल कौन देगा, यूएस में बैठा हुआ आदमी यही सब तो देगा ना। उसका कॉस्ट क्या हाँ। लगेगा, उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या लगेगा, सारा एक्सपेंसेस क्या लगेगा, यहाँ तक एक्सपेंसेस निकालिए। फिर रूल 10 और 12, 10 रूल 10 1 और रूल 10 2 डालिए इसमें। रूल 10 1 2 10 2 पता है ना, हाँ सर। वो डालिए, वो आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ये आपका आएगा CIF। क्लियर है। हाँ सर। मतलब सर आपका बोला जाए तो मोटा मोटी क्या समझ में आ रहा है, मोटा समझ में आ रहा है सर। रूल 3 क्या है, 3 कंडीशन। रूल 4 क्या है, रूल 4 आइडेंटिकल है गुड। आइडेंटिकल गुड्स। रूल 5 क्या है, ट्रांजैक्ट सिमिलर गुड्स। रूल 6 क्या है, रूल 6 है आपका 7 8 के लिए बोलता है सर। 7 और 8 में जाइए। रूल 8, रूल 7 क्या है आपका, 90 दिन के अंदर कोई और इंपोर्ट किया है उसका पता लगाइए। रूल 8 क्या है आपका, जो यूएस वाले से नंबर है ना आपसे जिसे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। उससे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग चार्ज सारा मांगिए, मतलब कॉस्ट शीट मांगिए, यही तो है ना, यही बोलना चाह रहे हैं ना, कॉस्ट शीट मांगो उससे, वो मांगो, ठीक, क्लियर है। इन हाँ केस सर। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो रूल 9 में लेके आइए। रूल 9 में क्या है, बेस्ट जजमेंट, ठीक है। मतलब अब कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो जो मैं बोलूँगा वही आपको मानना पड़ेगा। मतलब कस्टम आपका एक बेस्ट जजमेंट वाला एक तो वैल्यू निकाल के दे देगी। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो वैल्यूएशन रूल खत्म है। इधर हम लोग सम्स करेंगे इसका, वैल्यूएशन रूल्स का। ये 10(1) 10(2) हो गया था, वैल्यूएशन रूल बता दिया था, रूल 3 बता दिया था। देख लीजिए, ये बताया था ना रूल 12, रिजेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ सर। फ्री ऑन बोर्ड, एडजस्टमेंट्स, ये तो हो गया था। टाइप्स ऑफ ड्यूटी, कितने टाइप का ड्यूटी रहता है? नॉर्मली कितना टाइप का ड्यूटी रहता है? एक टाइप का, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट। ठीक है, हाँ। मतलब कि अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू से 10,000 है, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी से 10% है, तो कितना आ जाएगा? 1,000, हम्म। सॉरी, तो 1000। ये कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, और SWS होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, कितना है? 10% ऑफ BCD, कितना है? 100। कितना आ जाएगा टोटल? 11,100। 100। क्लियर है? तो हाँ सर सर। अगर देखा जाए तो ड्यूटी एक ही तरह का रखता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये तो सेस है, सरचार्ज है, ये तो देना पड़ता है। जैसे आपको, आपने इनकम टैक्स पढ़ा है ना, हाँ सर। उसमें इनकम टैक्स तो एक ही होता है, इनकम हम्म। टैक्स स्लैब करके, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स के ऊपर उसके ऊपर सेस और सरचार्ज भी लगाते हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो वो हाँ। एक तरह का सेस या सरचार्ज है, लेकिन अगर देखा जाए तो टैक्स तो आपका एक ही तरफ का है ना, इनकम टैक्स। हाँ। वैसे ही बेसिक कस्टम ड्यूटी में सर कस्टम ड्यूटी ही एक ड्यूटी है। ठीक है, बाद बाकी और भी तरह का ड्यूटी है, वो क्या करती है? गवर्नमेंट लगाती है। ये सब ये ये सब ड्यू ये सब ड्यूटी कस्टम गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में, हर समय नहीं लगाती है। ठीक है, तो सर क्या क्या ड्यूटी हम लोग, पहला बात तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में पता है हमको सर, ये वाला ड्यूटी है। ठीक है, 10%। क्लियर है? हाँ। पढ़ना है हमको स्पेशल ड्यूटी में। सर बेसिक कस्टम ड्यूटी है, वो कहाँ है सर? आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी कहाँ से? सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट। ठीक है, और अदर टाइप का ड्यूटी है वो कहाँ लिखा हुआ है सर? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 पे। सर क्या क्या चीज़ का ड्यूटी है? IGST है सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे IGST लगता है क्या? आंसर इज यस, लगता है। ठीक है, कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 37। कंपनसेशन सेस है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, सेफगार्ड ड्यूटी है, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है। देखा आपको? हाँ सर, ये टैरिफ के अंदर आ जाएगा ना ये सब? हाँ, टैरिफ के अंदर आ जाएगा। हाँ वही। अंडरस्टूड? हाँ। अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी के पास जाए तो कस्टम ड्यूटी क्या चीज़ पे लगता है सर? सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा स्टैंडर्ड रेट पे। अगर कोई गुड्स पे गवर्नमेंट फिक्स करके रखी है कि इतना ड्यूटी लगेगा, तो सोचना नहीं, उतना ही ड्यूटी लगेगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? हाँ सर। और अगर गवर्नमेंट फिक्स करके नहीं रखी है तो प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को, जैसे एमएसएमई सेक्टर हुआ, कुछ सेक्टर्स को ना मतलब कि उसका कंसेशन दे के रखती है ड्यूटी में। ठीक है कि सारा सब कोई 10% ड्यूटी लेगा, सब कोई 10% ड्यूटी देगा, आप 5% ड्यूटी देना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वो जो 5%, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल रेट, गवर्नमेंट का प्रेफरेंशियल रेट है। समझ में आ रहा है? या फिर गवर्नमेंट बोल के रखी है कि आप अगर चाइना से गुड्स मंगाएंगे तो नॉर्मल ड्यूटी लगेगा, बट अगर आप ताइवान से गुड्स मंगाएंगे तो आपका जो नॉर्मल ड्यूटी है 12%, आपका ताइवान से गुड्स मंगाएंगे तो आपका 8% रहेगा। हो सकती है ना, अपना हाँ। रिलेशन अच्छा बिल्ड करने के लिए डाल के रखिए 8%। हम्म। तो सर ये स्टैंडर्ड रेट में आएगा क्या? तो स्टैंडर्ड रेट आपका ये हो गया 12%। ठीक है, प्रेफरेंशियल रेट कौन क्या हो गया? 8%। मतलब ये गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया है? नहीं, ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है लेकिन प्रेफरेंशियल कर दिया, मतलब सब्सिडाइज कर दिया है। फिक्स हाँ। तो दोनों ही गवर्नमेंट करती है, प्रेफरेंशियल भी गवर्नमेंट करती है, स्टैंडर्ड भी गवर्नमेंट करती है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड रेट लगाना है। मेरा फीलिंग क्या आएगा सर? स्टैंडर्ड रेट। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेट लगाने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो गुड्स है उस पर कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रेफरेंशियल रेट लगा के रखा है क्या। ठीक है। मतलब ये एक टाइप का सर सब्सिडी ही है ना, जो सब्सिडी है, एक टाइप सब्सिडाइज। का हाँ। सब्सिडी है। सब्सिडी कब मिलता है? इफ इम्पोर्टेड फ्रॉम प्रिफर्ड कंट्री। ठीक है, इफ हाँ। इम्पोर्टेड, जब इम्पोर्टर है वो प्रिफर्ड कंट्री से गुड्स लेके आ रहा है, किसका प्रिफर्ड? गवर्नमेंट का प्रिफर्ड कंट्री से। हम्म। अगर इम्पोर्टर सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रूफ क्लेम, इम्पोर्टर क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगा लाया है, इस स्कीम के इस स्कीम के अंडर कोई भी गुड्स लेके आएगा तो प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। तो तो किसी को अगर क्लेम करना है, किसी को क्लेम करना है वो प्रेफरेंशियल रेट, तो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा है। और ये दोनों अगर नहीं, कुछ नहीं प्रूव हुआ तो क्या लगेगा? स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है? हम्म। आईजीएसटी। सर आप एक गुड्स लेके आए, आप एक गुड्स लेके आए हैं से 1 लाख रुपया में, आप अगर गुड्स लेके आए 1 लाख रुपया में, और अगर आप गुड्स खरीदते इंडिया से तो भी 1 लाख रुपया लगता। हाँ, तो अगर 1 लाख लगता तो इस पे भी जीएसटी, इस पे तो जीएसटी लगता ना, 18%। लगता कि नहीं लगता? हाँ, लगेगा सर। और आपने अगर इंपोर्ट कर दिया तो आपको क्या लग रहा है? गवर्नमेंट अपना जीएसटी छोड़ देगी? आंसर इज नहीं छोड़ेगी, उस पे भी जीएसटी लगाएगी। कितना? 18%। जो रेट, जो यहाँ का रेट रहेगा वही रेट यहाँ लगाएगी, 18%। और कौन सा सेक्शन में लगाएगी? सेक्शन 3(5). समझ में आ रहा है? हाँ। आर्टिकल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू इंडिया शैल इन एडिशन टू बी लायबल टू पे जीएसटी, मैक्सिमम कितना है? 40%। और अलाइक आर्टिकल्स टू बी सप्लाई इन इंडिया, उसके जैसा आर्टिकल जो इंडिया में बिक रहा है उस पे जो रेट है वो रेट आपका इंपोर्टेड गुड्स पे भी लगेगा जीएसटी। क्लियर है? हाँ सर। सर कम, मैक्सिमम 40 तक ही लगेगा यहाँ पे। मैक्सिमम 40% लगेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लगा सकती है गवर्नमेंट।
ठीक है। कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस क्या होता है सर? कोई लग्जरी गुड्स आ रहा है बाहर, सोचिए बाहर से आपने फेरारी लेके आया, हो सकता है ना? हाँ फेरारी गुड्स लग्जरी गुड्स है ना वो भी? हाँ, हाँ लग्जरी हाँ। लग्जरी गुड्स है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी? सेस लगा देगी सर। आईजीएसटी तो लगाएगी ही, सेस भी लगाएगी, ठीक है। हाँ प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सुनिए प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है? आप कोई गुड्स ला रहे हैं इंडिया में, ठीक है, ठीक है। हाँ आप कोई गुड्स ला रहे हैं तो इंडिया में तो सब तो गुड्स लाते हैं, तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि नहीं कि ये गुड्स आए हैं इंडिया में? सब पता चलेगा सर। तो गवर्नमेंट को पता चला ये गुड्स इंडिया में आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना गुड्स तो नहीं आना था। और इससे क्या होता है ना कि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी हैम्पर हो रहा है। क्यों हैम्पर हो रहा है? क्योंकि आप डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक है ना, उससे तो आप गुड्स खरीद नहीं रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, चाइना से ला रहे हैं, यूएस से ला रहे हैं। तो अपना तो जो घर का दुकान खोल के रखा है इंडिया में, जो शॉप खोल के रखा है, उसका तो बिजनेस ठप हो रहा है ना। हम्म, तो अगर ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कंपनसेशन ऑफ इंडिया, टैरिफ कंपनसेशन ऑफ इंडिया मतलब एक कंपनसेशन, एक हाँ टैरिफ कंपनसेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि एक कंपनसेशन है इंडिया का, वो रिकमेंड करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और क्या रिकमेंड करेगा? कि आप इम्पोज कीजिए प्रोटेक्टिव ड्यूटी। क्यों? आप वो गुड्स बहुत ज़्यादा ला रहे हैं इंडिया में, और इससे क्या हो रहा है, हम लोग का डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हैम्पर आ रहा है, इससे हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैम्पर हो रहा है। तो वो क्या बोलेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि कस्टम्स ही है ना, हाँ कस्टम उसको बोलेगा कि आप एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी इम्पोज कीजिए बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन, ठीक है। हाँ टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। प्रोटेक्शन ड्यूटी विल बी बीसीडी एट पार, जितना आपका कस्टम ड्यूटी है उतना आपका एक्स्ट्रा डोमेस्टिक ड्यूटी भी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी लगेगा। समझ में आ रहा है? सर, जितना बेसिक्स होगा बेसिक कस्टम बेसिक ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी रहेगा उतना आपका प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोटेक्टिव ड्यूटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी ज़्यादा हो गया है, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी 12% है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी को ज़्यादा हो गया है, तो उसको कम कर सकती है, 8% 6% कर सकती है, या फिर उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। हाँ सर। कैसे करेगी? नोटिफिकेशन लाएगी और वो पार्लियामेंट से पास करवाएगी, ठीक है। हाँ सर। एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी, दूसरा सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है सर? सेफ गार्ड, आप उस टाइम किसको पता चला था? टैरिफ कमीशन ऑफ इंडिया को। हाँ अब किसको पता चल रहा है? इंडियन सप्लायर को। इंडियन सप्लायर को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है कि जो गुड्स जो हम लोग के पास में है वो गुड्स बिक नहीं रहा है, और बाहर, और कस्टमर क्या कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो रिक्वेस्ट करेगी किसको? सेंट्रल, वो किसको रिक्वेस्ट करेगी? टैरिफ कमीशन ऑफ इंडिया को। और टैरिफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? एक इंक्वायरी बैठाएगी, और एट द मेन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्वायरी, वो सेंट्रल, वो किसको रिफर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्वायरी बैठाएगी टू फाइंड एक्सेसिव रिपोर्ट, एक्सेसिव इंपोर्ट, मतलब कि सच में क्या इंपोर्ट हो रहा है कि ज़्यादा, या ये झूठ मूठ का ये लोग झूठ मूठ का एप्लीकेशन कर दिया है। आपको समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ सर, यहाँ पे
जो सप्लायर है वो करेंगे ना हाँ, सर। यहाँ पे सप्लायर, इंडियन सप्लायर ऐसा बोलेगी, एप्लीकेशन लिखेगी किसको, टैरिफ कमीशन को, और वो टैरिफ कमीशन ऑन बिहाफ, मतलब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी, और वो इंक्वायरी बैठाएगी कि भाई सच में ही एक्सेसिव इंपोर्ट हो रहा है क्या, जिससे हमारा डोमेस्टिक हैम्पर हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सेफगार्ड ड्यूटी बैठा देगी उस पे, और वो कितना कर सकती है, कैन बी इम्पोज फॉर 4 साल, 4 साल तक वो सेफगार्ड ड्यूटी बैठा सकती है, ठीक है। इम्पोज कितना साल तक इम्पोज कर सकती है, 4 साल तक, और एक्सटेंशन अप टू 4 साल को बढ़ा के कितना साल कर सकती है, 10 साल, सर। ठीक है। लेकिन ये जो सेफगार्ड ड्यूटी है ना, उसको बोलते हैं प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी। फ्रॉम द एप्लीकेशन टू फाइंड द इंक्वायरी तो यहाँ बैठ गई ना, इंक्वायरी बैठ गई, तब तक क्या करेगी गवर्नमेंट, प्रोविजनल एक सेफगार्ड ड्यूटी बैठाएगी, ऑन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ फाइनल इंक्वायरी प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी बैठाएगी, ठीक है। वो कितना दिन तक बैठाएगी, 200 दिन तक, ठीक है, 200 दिन तक, मतलब इंक्वायरी कितना दिन तक चलेगा, 200 दिन तक। नो सेफगार्ड ड्यूटी, नो सेफगार्ड ड्यूटी इफ गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अगर गुड्स डेवलपिंग कंट्री से अगर इंपोर्ट हो रहा है तो सेफ गार्ड नहीं होगा, सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं होगा। सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ वन कंट्री, अगर वन कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है तो 3%, मतलब लेस देन 3% ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, कम, और अगर इंपोर्ट मोर देन वन कंट्री से हो रहा है तो लेस देन 9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट का सेफगार्ड ड्यूटी बैठेगा, ठीक है। सर ये डेवलप कंट्री के लिए क्या? क्या? सर ये जो 3% एंड 9% है वो सर डेवलप कंट्री के लिए क्या? क्योंकि डेवलपिंग में तो सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं डेवलप कंट्री लगेगा। के लिए, डेवलप कंट्री के लिए, ठीक है। एक बार चेक करना पड़ेगा बुक, 1 मिनट। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, नो सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। कब? सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। कब? पहला बात, ये डेवलपिंग कंट्री से आना चाहिए, प्लस
जो गुड्स आ रहा है वो 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट से कम होना चाहिए फ्रॉम वन डेवलपिंग कंट्री। और अगर एक से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से हो रहा है तो वो 9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट से कम होना चाहिए। आप समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? हाँ सर, मतलब मतलब डेवलपिंग अगर एक कंट्री से होगा तो सर 3% हाँ, टोटल इम्पोर्ट और टोटल मोर देन। टोटल इंपोर्ट का 3% से कम होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री भी है तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है। और अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री है तो आपका 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंपोर्ट, तब आपका सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। हाँ सर। क्लियर है? हाँ आपका लगने का तरीका क्या है? एसएसएल वैल्यू है प्लस बीसीडी है तो एसडब्ल्यूएस था ऑन बीसीडी और सेफगार्ड ड्यूटी लगे से अगर 30% है तो 30% ऑफ एसएसएल वैल्यू। ठीक है, टोटल यहाँ पे आएगा। क्लियर है? सर, SWS जो है वो मतलब परसेंटेज एग्जाम में दिया रहेगा या? नहीं नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए, बीसीडी पे लगता है 10%। ठीक है, हाँ। क्लियर है? हाँ सर। 10%। सेक्शन 9, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। मतलब क्या हुआ है सर? इसका मतलब क्या है सर? आपका एक्सपोर्टिंग कंट्री से चाइना, ठीक है, चाइना अपने मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी दे रहा है मतलब क्या हुआ? गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ सर? गुड्स का कॉस्ट है इंडिया के लिए है 10 और चाइना के लिए भी है 10। क्लियर है? हाँ सर। अब चाइना ना का गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है कि आप 3 रुपया में एक्सपोर्ट करो, मैं 7 रुपया सब्सिडी दूंगा आपको। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। तो वो 3 रुपया वाला मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? भर भर के यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में। आ रहा है समझ में? हाँ। भर भर के जब एक्सपोर्ट करेगा तो गवर्नमेंट क्या लिखेगी? इसका एक ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगा देगी। ठीक है, कितना ड्यूटी लगाएगी? कितना लगाना चाहिए? गवर्नमेंट कितना लगाएगी? 7 रुपये का ड्यूटी लगा देगी। क्लियर है? हाँ। तब इक्वल हो जाएगा। इंडियन सप्लायर एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या एप्लीकेशन कर रहा है इंडियन सप्लायर? हाई सब्सिडी गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय द इंडियन मार्केट। आ रहा समझ में? हम्म। हाँ। हाँ सर। एप्लीकेशन कर रहा है कौन? एप्लीकेशन कर रहा है इंडियन सप्लायर। किसको एप्लीकेशन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या एप्लीकेशन कर रहा है? कि हाई सब्सिडी दे रहा है कौन? एक्सपोर्टिंग कंट्री, और जिससे क्या हो रहा है? इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। रिकमेंडेशन, ये अब जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी किसको? टैरिफ कमीशन को। ठीक है, कि आप एक इंक्वायरी बैठाइए। क्लियर है? कि सब्सिडी है भी कि सब्सिडी नहीं है। आया पता चला? हाँ सर। और जब तक इंक्वायरी बैठाएगी उस, हाँ इंक्वायरी बैठाएगी इसके, तब कमीशन इंक्वायरी बैठाएगी, सर्च करेगी ना। तो जब तक वो काम चल रहा है ना सर्च का, वहां पे गवर्नमेंट क्या बात कर देगी? ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी एक निकाल के रख देगी। It is brought to the notice the central government that goods being supplied to India below the normal cost because of being subsidized by the government of country of origin. ठीक है, immediately impose the duty of provisional basis। मतलब रिकमेंडेशन हो रहा है, इंक्वायरी बैठ रहा है, तब तक एक
प्रोविजनल बेसिस पे एक ड्यूटी लगा देगी, कब, कितना तक, 6 महीना तक। क्लियर है? हाँ मतलब सर रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट का पावर कितना दिन तक है ड्यूटी लगाने का? 6 महीना। इसका मतलब जो रिकमेंडेशन आएगा, ठीक है, रिकमेंडेशन आएगा और यहाँ पे जो इंक्वायरी बैठ के उसका रिपोर्ट आएगा ना, वो 6 महीने के अंदर इसका कंप्लीट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकती ना। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, 6 महीना के अंदर। तो क्या इंक्वायरी दिखाएगी, सब्सिडी है भी कि नहीं है, और सब्सिडी है तो कितना, क्या क्वांटम ऑफ सब्सिडी है, गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे रही है, एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट। क्लियर है? हाँ सर। ड्यूटी कैन बी इम्पोज फॉर 5 years। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ ड्यूटी है, तो ड्यूटी इम्पोज कितना, कब तक कर सकती है? 5 साल तक। और अगर 5 साल के बाद भी ऐसा लगा कि एक्सपोर्टिंग ओरिजिन कंट्री सब्सिडी दे रही है, तो फर्दर और 5 साल तक का उसको एक्सटेंड करवा सकती है। समझ में आया? हाँ सर। ओके। एंटी डंपिंग ड्यूटी, सर क्या हुआ ना कि आप एक्सपोर्टिंग कंट्री मतलब चाइना, क्लियर है, हाँ सर। चाइना ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसमें उसका प्रोडक्शन ना बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है सबको डिस्ट्रॉय करने का। गुड्स ज़्यादा हो गया, गुड्स का लाइफ भी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है ना ऐसा कोई गुड्स है, हाँ। तो गुड्स तो क्या करेगी चाइना, इसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो वो क्या करना चाह रही है ना कि भाई इसको सेल कर दे, कम में ही सेल कर दे, जो भी रीसेल, लेकिन चाइना का कंजम्पशन कम है, पूरा चाइना का कंजम्पशन कम है, लेकिन चाइना गुड्स का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो चाइना क्या करेगी, इंडिया में डंप कर देगी उसको। आ रहा है समझ में? हाँ। इंडिया में डंप कर देगी भाई, मतलब कि वो गुड्स इंडिया में बन रहा है 10 रुपये में, ठीक है, और 10 रुपये में इंडिया में बन रहा है, चाइना बोलेगा 1 रुपया में ले जाओ। अरे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो डिस्ट्रॉइंग कॉस्ट भी तो लगेगा, आपको भेज दूंगा तो 1 रुपया तो मिलेगा, हम्म। ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी। इफ गुड्स आर ऑफर्ड इन इंडिया at a, if offered in India a price below the normal price, a price below the normal price, दिख रहा है आपको? हाँ। तो डिफरेंस बिटवीन, तो डंपिंग मार्जिन कितना, नॉर्मल प्राइस माइनस डंपिंग प्राइस, नॉर्मल प्राइस में कितना था 10, डंपिंग प्राइस क्या हुआ था, तो डंपिंग मार्जिन क्या हो जाएगा 9 रुपया, होगा कि नहीं? होगा। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा सर, इस जगह पे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री एप्लीकेशन करेगी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि भाई देख लो बहुत ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, और बहुत कम कम दाम में हो रहा है, तो क्या करेगा चाइना, क्या करेगा, इमीडिएट इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन अ प्रोविजनल बेसिस बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। हम्म। इफ इम्पोर्टर प्रूव्स, इम्पोर्टर मतलब कि जो गुड्स लेके आ रहा है, जो गुड्स मिला लेके आ रहा है वो सस्ता में लेके आ रहा है ना, हाँ। जो अगर इम्पोर्टर प्रूफ्स, अगर जो सस्ता में लेके आ रहा है वो अगर प्रूफ कर दिया कि डंपिंग नहीं है ये, ठीक है, दैट इज नो एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इंक्वायरी इज फाउंड दैट नो डंपिंग, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी विड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। अगर अगर इंक्वायरी में पता चला कि एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, क्लियर है, या फिर जो इंपोर्टर ला रहा है वो भी प्रूफ कर दिया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों केस होगा तो एंटी डंपिंग ड्यूटी विड्रॉ हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हम्म। ओके, एक एग्जांपल है यहाँ पे, आप सोचो नॉर्मल प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री कितना है, नॉर्मली वो कितना में बेचता था चाइना, 8 रुपया में, 11 रुपया में, ठीक है, ठीक है, हाँ। लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो 8 रुपया में बेच रहा है, मतलब कि डंपिंग मार्जिन है कितना, 3 रुपया। हम्म।
तो फील इतना ये होना चाहिए ना कि 3 रुपए का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। आप सोचो एक्सपोर्ट प्राइस है $8, लेकिन यहाँ पे कस्टम वस्टम देने के बाद हो जा रहा है $9, हो रहा है कि नहीं? हम्म। और आपका डोमेस्टिक मार्केट से पूछा जाएगा भाई आप कितना में बेचते हो, तो वो बोलेगा कि मैं तो 10 में बेचता हूँ, $10 में। ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो आपका तो उसको मतलब कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी कितना का हो रहा है, $1 का। हम्म। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा लोअर ऑफ 3 और 1, इन दोनों में से जो लोअर है वो लगेगा, आंसर इज 1। आ रहा है बात? हाँ। ओके, ड्यूटी खत्म है। एक चीज है आपका, बस छोटा सा चीज है बताते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज कब का रेट लेना है? गुड्स आया है, सोचो मेरा CIF आ गया $1000, ठीक है? हाँ। CIF $1000 आ गया, तो ये तो डॉलर है, तो कस्टम ड्यूटी तो आपका रुपीज में लगेगा ना, हाँ सर। तो इसको तो अभी वो करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट से इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। तो एक्सचेंज पड़ेगा। रेट कौन सा लेना है? डेट ऑफ, तो पहला बात तो एक्सचेंज रेट हमेशा CBIC का लेना है, क्लियर है? हम्म। CBIC का एक्सचेंज रेट लेना है, और आपका कौन सा टाइम का लेना है, अगर होम कंजम्पशन है तो बिल ऑफ एंट्री का लेना है, और वेयर हाउस है तो भी बिल ऑफ एंट्री का लेना है, क्लियर है? हाँ। हाँ सर। रेट ऑफ ड्यूटी, इस पे जो रेट ऑफ ड्यूटी किसका लेना है? रेट ऑफ ड्यूटी लेना है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज अर्लियर, और वेयर हाउस गुड्स के लिए कब का लेना है? डेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। इन अदर ड्यूटी के लिए कब का? डेट ऑफ पेमेंट। सर ये ड्यूटी का रेट दिया रहेगा सर? रेट दिया रहेगा ड्यूटी आपका, 3-4 रेट दिया रहेगा ड्यूटी का, बोलेगा कि दो दो 2024 को 9% ड्यूटी था आपका, 5/4/2024 को 7.5% ड्यूटी था, इस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज भी इसी दिन फाइल किया है, तो आपको क्या लेना है? बिल ऑफ एक्सचेंज का लेना है 7.5%, क्लियर है? हाँ। ओके, सम्स करते सम्स में क्लियर होगा, बस आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए दिया, ठीक है? इसके संग आपका कस्टम्स खत्म हुआ, ठीक है? सम्स करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। थियोरी खत्म हो गया, थियोरी पार्ट। सम्स करते हैं। कमोडिटी देखिए यहाँ पे, सम्स देखिए, ताकि पहला बात तो आपका एग्जाम मतलब 5 नंबर का है, तो बेसिकली आप मेरा शीट पढ़ना और सम्स करके जाना, क्लियर है? हाँ सर। सर वो सेक्शन 15 का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, उसका सर आप शीट जो आपने मतलब चार्ट बनाए वो शेयर कर हाँ, दीजिएगा ना सर। वो नहीं दिया है क्या? सर। हाँ, सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का मिला नहीं है सर। ठीक है, मैं दे दूंगा, मंडे दे दूंगा, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, मंडे दे दूंगा, ठीक है सर। ठीक है? ओके, इलस्ट्रेशन करते हैं। अ कमोडिटी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ कंट्री covered a notification by issue of central government, ठीक है?
एसेसेबल वैल्यू क्या है? एसेसेबल वैल्यू ऑफ लिविंग बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? 1,62,000, 12,00,000, 12,62,500, ये क्या है? एसेसेबल वैल्यू हाँ, बोला है ना, एसेसेबल वैल्यू। कितना क्वांटिटी इंपोर्ट किया था? 500 क्वांटिटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? 10%। आईजीएसटी क्या है? 18%। ठीक है। हम्म, एज पर नोटिफिकेशन द एंटी डंपिंग ड्यूटी, the anti-dumping duty will be equal to difference between cost of commodity calculated, मतलब कैलकुलेट करके दे दिया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना? 50 पर केजी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना पड़ेगा? 500 इंटू 50, हम्म, यही होगा ना? यही होगा तो $25,000, यही तो होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, मतलब जो एंटी डंपिंग था वो तो सर एक्सपोर्ट करेगा तब था ना सर। एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करेगा तब। Import। ये सारा ड्यूटी मैंने आपको क्या बोला? कस्ट जितना भी ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, सॉरी, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, ये सब इंपोर्ट करने पे लगता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री मुझे, मतलब चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ पे? इंडिया में, तो हमारे लिए तो इंपोर्ट हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ समझ आया सर। आए समझ में? हाँ। आ गया सर। तो आपको मैंने बताया कि हाँ, कि चाइना में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या कर रहा है कि इंडिया में एक्सपोर्ट कर दे रहा है। तो आप ये मत समझना कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे लिए तो इंपोर्ट हो गया ना। हाँ ठीक है। हाँ सर सर। हाँ। कमोडिटी इंपोर्टेड इनटू इंडिया, दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है सर। ठीक है। And the landed value of the commodity as imported appraise the liability on account of normal duties and anti-dumping duty। एंटी-डंपिंग ड्यूटी और नॉर्मल ड्यूटी निकालना है। देख लीजिए, एसेसेबल वैल्यू कितना है? एसेसेबल वैल्यू कितना है? 12,62,000। इसका 500। 10% आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,62,000, 1,26,500, 1,26,250। देखा आपको? हाँ। देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,00,000, इसका 10%। ठीक है। हम्म, SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, कितना है? 10%। इसका 10%। टोटल आ जाएगा मेरा ये आपका लैंडेड वैल्यू। ठीक है। हाँ। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी 50 इंटू 500 हो गया ना? ये रुपीस हाँ। में दिया था, देख लो, ये डॉलर में दिया था। तो 50 इंटू 500, $2,500 और $70 का रेट दिया हुआ है, देख लो। तो ये 70, तो 25,000 इंटू 70 क्या है? 17,50,000। दिख रहा है आपको? सर ये तो मतलब जो 50 है सर वो तो डॉलर में है ना, तो उसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा सर। $50 में है तो आप पूरे 50 को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? 50 इंटू 70 करेंगे ना, हम्म, यही तो कन्वर्शन है। हाँ हाँ सर। तो 3,500 हो जाएगा ना। हाँ लेकिन आपका तो ये तो क्या बोलता है, हाँ, 3,500 इंटू 500 कितना आएगा? यही आएगा, 17,005, 17,05,000, 50,000, यही आएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ सर। हाँ सर आ गया। ठीक है। हम्म, बोला है एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इक्वल्स टू
तो ये आपका मार्केट वैल्यू है, ठीक है। और आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या आ जाएगा, डी माइनस सी। लैंडेड वैल्यू क्या है और आपका मार्केट वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस 3,48,000 आ रहा है कि नहीं। सर डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस लेना पड़ेगा, वही तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगा, ठीक है। हाँ और उस पर IGST लास्ट में कितना, 3,15,000, ठीक है। हाँ सर। तो टोटल ड्यूटी पेबल ए, ये बी, ये आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये और प्लस ये आपका IGST। क्लियर है। हाँ सर। यहाँ पे देखिए, एक्सचेंज रेट कब का लेना है, एक्सचेंज रेट कब का लेना है, किसका लेना है, CBIC का लेना है, याद है ना, CBIC का लेना है, याद है ना, एक्सचेंज रेट मैंने बताया ना, CBIC का लेना है। जो बिल ऑफ एंट्री में होगा सर नहीं, वही। वो एक्सचेंज रेट, वो तो रेट ऑफ ड्यूटी है, रेट ऑफ ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री का लेना है, ठीक है। और रेट ऑफ एक्सचेंज किसका लेना है, CBIC का। और कब लेना है, डेट कब का लेना है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, डेट के लिए हाँ। ठीक है। डेट कब का लेना है, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन रेट किसका लेना है, CBIC का, BIC। ठीक है। बोला डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी मतलब कि रेट डिटरमाइन करने बोला, रेट डिटरमाइन करना है तो हमको आंख बंद करके CBIC का लेना है, तो ये कोई काम का नहीं है, क्लियर है। हाँ सर। ओके। और दूसरा बात कि हमको कौन सा डेट लेना है, कौन सा डेट लेना है, ये बिल ऑफ एंट्री का, ठीक है। तो ये रेट किसका है, इस दिन का, और ये रेट किसका है, इस दिन का। तो रेट रहेगा 62 और 61, क्लियर है। हाँ सर। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब था CBIC का रेट लेना है, और दूसरा कब कौन सा डेट लेना है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एंट्री का। इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट के लिए डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल, डेट ऑफ शिपिंग बिल, ये लेना है, ठीक है। हाँ सर। ओके। देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये तो बता दिया था ना कल। हाँ सही हो गया था। प्राइस एक्चुअली पेबल क्या आ रहा है, देख लो, 10,000 प्लस 1,000 प्लस लेबर चार्ज प्लस ये आपका क्या है, FOB है ना। ये आपका हाँ क्या है, 10(1) है। ये आपका क्या है, 10(2) है। ये तो नहीं लेना ना, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, 10(2) है, ये है ना। देखो, हाँ सर। अरे समझ में ये वाला। हाँ सर। इसे क्या होगा सर, 10,000 प्लस 1,000, 11,000 प्लस 200 प्लस 1,000, टोटल क्या हो जाएगा आपका, 12,200, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, FOB फॉर कस्टम, यही तो, हाँ यही बोलते हैं ना, FOB फॉर कस्टम।
आइटम्स, हाँ। फिर उसके बाद 10 1, 10 1 वन। में क्या था, सॉरी 10 1 का तो हो गया, 10 2 ट्रांस ये था फ्रेट और फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट हाँ। देखो फ्रेट आ गया है 1000, एसर्टेनेबल है तो 1000 डाल दो, है कि नहीं। हम्म। ये हम्म। कितना था आपका 20,500, ये कितना था आपका 32,800, ये था ना। ये हम्म। असर्टेनेबल है तो असर्टेनेबल आ जाएगा, अनअसर्टेनेबल है तो कितना आएगा 20%, हम्म। आएगा कि नहीं। आएगा सर। 20,000 ये आपका 20,500 का 20% कितना आ रहा है, सर 4100। 4,100। और ये भी ये है अनसर्टेनेबल है तो हम यहाँ पे 12,000 लिखेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा 12,000 मैक्सिमम एयर से है, देख लो एयर से हाँ। मैक्सिमम कितना है 20%। 20। तो ये 12,000 तो 20% से ज़्यादा है ना। देखो 32,800 का 12% 20% कितना है, 32,800 का 20% कितना है, सर 6560। तो 6,500 मैक्सिमम 20% है तो यहाँ पे 6,560 होगा, हाँ। ये होगा ना हम्म। कॉस्ट ऑफ फ्रेट। फिर इंश्योरेंस दिखा आपको, हाँ। इंश्योरेंस कितना है, अगर जो दिया हुआ है तो ठीक है और नहीं दिया हुआ है तो 1.125%, यही तो था। हाँ। दिया हुआ है क्या, ये देखो इंश्योरेंस अनसर्टेनेबल है तो इसका 1.125% निकालिए तो कितना होगा 12,200 का 1.125%, सर 137.25। 137, फिर पॉइंट 0.25 है। 0.25, फिर इसका 20,500 का 1.125%, सर टू 230.262। ये हो गया। और इसका इसका देखो असर्टेन है 500 तो 500 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टोटल, क्या बोला है टोटल, जो टोटल आएगा वही आएगा। आ रहा है समझ में, हाँ सर। फ्रेट इंश्योरेंस समझ में आ रहा है। हम्म। हाँ हाँ सर, ये कल भी गया था सर। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars फाइंड आउट द accessible वैल्यू ऑफ द imported goods। एसेसेबल वैल्यू निकालना, कॉस्ट ऑफ मशीन है, देखो सारा डॉलर में दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। हम्म। कॉस्ट ऑफ मशीन है 20,000, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 1,000, ऐड हो जाएगा। हम्म। ऐड हो जाएगा ना। सर मेरा बुक पे शायद ये सब क्वेश्चंस नहीं है शायद। 295 पेज नंबर, कौन सा सर मतलब, कौन सा ईयर का है आपका। सर अभी रिसेंट ही मिला है मुझे। तो मतलब इलास्ट्रेशंस 1 है एंड डायरेक्ट इलास्ट्रेशंस 5 है, मतलब उसके 2 3 वगैरह नहीं है सर। 295 पेज में नहीं है क्या। नहीं नहीं, 295 नहीं, मेरा 254 पे इलास्ट्रेशंस 1 है, उसके बाद सर इलास्ट्रेशंस 2 नहीं है सर, डायरेक्ट इलास्ट्रेशंस 5 है। ठीक है मैं शीट भेज दूंगा आपको, ठीक है। हाँ सर। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 20,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बाई एक्सपोर्टर फ्रॉम इस फैक्ट्री फॉर शिपमेंट, ये ऐड हो जाएगा। हैंडलिंग हम्म। चार्ज पेड फॉर लोडिंग एंड लोडिंग मशीन शिप, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम्म। बाइंग कमीशन पेड बाई इंपोर्टर, ये ऐड होगा क्या, ये ऐड होगा क्या बाइंग कमीशन। सर कमीशन तो नॉर्मली ऐड होता है ना सर। नहीं होता है, देखो मैंने लिखवाया था आप लोग को। और बाइंग सेलिंग, हाँ सर। बाइंग सेलिंग था, याद है, याद है।
सब बाइंग था एक में और एक में सेलिंग था। ये रहा, देखा, बाइंग हाँ नॉट टू बाइंग बी को नॉट टू बी एडेड। हाँ सेलिंग को ऐड करना है। तो ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, इसका कुछ नहीं होगा। और फिर फ्रेट चार्ज फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम्म, तो क्या होगा, 20,000 प्लस, देखो 20,000 प्लस 1,000 प्लस 121,100। ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद बाइंग कमीशन नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, हाँ हाँ फिर ये वाला सेक्शन 10(2) वाला एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं कुछ बोला था सम्स में, तो 1.125% ऑफ एफओबी, हम्म, देखा। हाँ सर। और फ्रेट का कुछ नहीं बोला था, मैक्सिमम 20%, ये रहा। ठीक है, हाँ फिर आपका सब मिला के एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। और ये रेट भी दिया हुआ था आपका 65। सर फ्रेट का तो सर 20% लेना है ना सर, वो हाँ, उसका एफओपी का। तो 20% सर लेना है। तो मैच नहीं कर रहा ना सर। ये गलत लिया हुआ है, इसका 20% लेना है। ठीक है, हाँ देख लो। सर 4,220 समथिंग होगा। देख लो, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम, इसका 20% लेना है। ठीक है, हम्म, वहाँ पे गलत किया हुआ है। क्लियर है। हाँ देखो, XYZ लिमिटेड हैज इंपोर्टेड द फॉलोइंग मटेरियल इक्विपमेंट फ्रॉम जापान। एफओबी क्या है, 4 लाख येन। ठीक है, हम्म, उसके बाद क्या बोला था, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, ये है आपका फ्रेट क्या है, 4,000 येन। ठीक है, इंश्योरेंस पेड बाय इंश्योरर कितना है, 20,000। डिजाइनिंग चार्ज पेड बाय द कंसल्टेंसी फर्म इन जापान, ये ऐड हो जाएगा। एफओबी क्या आ जाएगा मेरा, एफओबी क्या आ जाएगा मेरा, 4 लाख। 4 लाख। एड 10, एडजस्टमेंट ऑफ 10(1) होगा ना। हम्म, फिर इसमें डिजाइनिंग हो जाएगा कितना, 60,000। फिर मिस्टर XYZ इंडस्ट्री एक्सपेंडेड 2 लाख रुपया इन इंडिया, इन इंडिया इसको लेना है क्या, हाँ, इसको लेना है क्या कि नहीं लेना है, क्या बोल रहे हैं। पेंडेंट हाँ, सर नहीं लेना पड़ेगा शायद। इसको नहीं लेना है, इन इंडिया में कुछ हो रहा है एक्सपेंसेस तो नहीं लेना है। ठीक है, हाँ हाँ। XYZ incurred a road transportation cost from Mumbai airport to factory, इसको भी नहीं लेना है। ठीक है, हम्म, देन CBIC नोटिफाइड रेट कितना है, 0.69। इंटर बैंक, ये भी नहीं लेना है, इंटर बैंक नहीं लेना है, CBIC लेना है। क्लियर हाँ है। हाँ सर। उसके बाद XYZ affected the payment of इतना बेस्ट, XYZ इंडस्ट्री हैज अफेक्टेड बैंक पेमेंट ऑफ बैंक बेस्ड ऑन, ये बैंक का पेमेंट, इसको भी नहीं लेना है कुछ। ठीक है, नहीं। कमीशन पेबल इसको लेना है, टू द एजेंट इन इंडिया, एफओबी कमीशन दे रहा है, कमीशन पेबल टू द एजेंट इन इंडिया, 5% ऑफ एफओबी ऑफ द इक्विपमेंट इन इंडियन रुपीज। ठीक है, हम्म, 5% लेना है इंडियन रुपीज में। ठीक है, इंडियन रुपीज में ही करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफओबी का 5% ले लेते हैं, तो 4 लाख का 5% कितना आएगा, ये 20,000।
50,000। सर आप इसको INR में बोला था, हाँ ले सकते हैं हम लोग, तो बाद में सबको सबको INR में कन्वर्ट कर लेंगे ना, हम्म। तो ये भी INR में हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। फिर ये कितना आ जा रहा है, 4,80,000 आ रहा है ना, हाँ। प्लस 10 टू कॉस्ट ऑफ फ्रेट, फ्रेट कितना दिया हुआ है, 40,000 है सर। जापान। 40,000, मतलब कि FOB का 40% मतलब इसका 20% लेना है ना मैक्सिमम। हाँ 4,80,000 का 20% कितना होता है, तो 4,80,000 का ना 4,80,000 का 20% सर 96,000। 92,000, लेकिन यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 92,000 यहाँ पे दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे 96। जो भी हो 40,000 लेंगे तब, है कि नहीं। हाँ और इंश्योरेंस 20,000 नहीं बोलता तब हम 1.25 करते थे, लेकिन यहाँ पे तो दे दिया है, तो इंश्योरेंस कितना लेंगे, 20,000, कितना आ रहा है टोटल, 5,40,000, ठीक है। हम्म। और उस पर रेट क्या लगाएंगे, ये वाला 0.69 इंटू 0.69, दिखा आपको। हाँ सर दिख गया। कितना आ रहा है वो, सर यहाँ पे आ रहा है सर 3,72,600। इंश्योरेंस कितना लिखा था मैंने अभी, 10,000 ना, नहीं अच्छा 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 अच्छा, ये इंश्योरेंस इंडिया में रुपीस में दिया हुआ है, ठीक है। हम्म, तो आपका क्या आता, 5 लाख, नहीं नहीं, 4 लाख, कितना आता, 80। फोर 80 लाख था सर। 4,80,000 प्लस फ्रेट कितना आ गया था, फ्रेट फ्रेट आ गया था आपका 40,000, यहाँ पे फ्रेट लिखेंगे ना, और ये इंश्योरेंस लिखेंगे। हाँ। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे आपका ये आपका इंश्योरेंस ना रुपीस में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, हाँ। तो उसको रुपीस में लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो येन में चल रहा है ना, हाँ सारा हाँ। ठीक है, ये तो येन में चल रहा है, तो इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 0.69 कितना आ रहा है, सर 3,31,200। कितना आ रहा है, 3,31,200। ये वाला लेना है ना, 0.2 लाख, 2 lakhs नहीं सर 3 lakhs। 3,31,200, इसके हाँ ऊपर सर। में अगर मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है आपका, 10,000 था ना, नहीं नहीं 10 नहीं था सर। नहीं नहीं, पहले फ्रेट, फ्रेट कितना था, 40,000 था, हाँ 40,000 येन था ना, जैन में था हाँ। इंटू 0.69 करेंगे, क्या आ जाएगा, 27,600, हम्म, दिखा। ठीक है सर। और आपका फ्रेट, फ्रेड था। फ्रेट कितना था, चालीस सर वो तो हजार हाँ रुपीस में ही। नहीं फ्रेट तो हो गया, इंश्योरेंस कितना था, सर इंश्योरेंस वहाँ पे 20 था शायद। 20,000, तो यहाँ पे 20,000 ऐड कर देंगे, इंश्योरेंस कितना आ रहा है टोटल,
सर 3,78,800 3,78,800 78,800 अब आ रहा समझ में? हाँ, मतलब यहाँ पे जो रुपीस जो येन में था हम लोग को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ा कन्वर्ट सर। करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला अगर येन में दे देता ना, या तो आप इसको येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या ज़रूरत हाँ है, सबको एक बार रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला येन में दे देता तो इजी हो जाता, लेकिन ये यूपी रुपी में था, इसलिए हम रुपी में लेके गए सबको, ठीक है। हमको आंसर भी तो हमको आंसर भी तो रुपी में चाहिए, ठीक है। Shall your answer be different if your information regarding freight and insurance is not available? Freight and insurance not available रहता तो क्या करते हैं? मेरा फ्रेट क्या रहता, 3,31,200 आया था ना मेरा यहाँ पे, हाँ इसका 20% फ्रेट रहता, हाँ और इसका 1.25% इंश्योरेंस रहता, ऐड कर देते, हो जाता, ठीक है। देख लो, क्लियर है? हाँ सर। ओके, सम्स और आप लोग देखिएगा थोड़ा अपने खुद से, ठीक है। ठीक है, आज क्लोज करते हैं। हाँ सर। ये कस्टम्स खत्म हो गया है, सम्स ये वजह सारा सम्स है ना, ये सब अपने घर से एक बार ट्राई कीजिएगा। आपके बुक में मैं ये शेयर कर दूंगा आपके उसमें, ग्रुप हाँ में, ठीक है। ठीक है। हम्म, और नेक्स्ट सैटरडे को नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग करेंगे ये, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स, क्लियर है, फॉर हाँ जून 2024, ठीक है। सर ये जून 2024 मतलब अमेंडमेंट्स, पेपर आपको एग्जाम में। में जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स आने वाले हैं ना, हाँ वो रहेगा, ठीक वो है सारा सर। सब, ठीक है क्लियर है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी तो पेंडिंग था ना सर। प्लेस ऑफ ना सप्लाई नहीं है ना आपके सिलेबस में? मतलब वो रिमूव हो गया सर। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है सर। नहीं, सिलेबस में कहाँ है प्लेस ऑफ सप्लाई, आपके मैट में है? नहीं 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 सर। तब क्लियर है, हाँ सर। ओके। एक चीज बचा हुआ है, रजिस्ट्रेशन, नहीं रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, सर एग्जामिशंस पेंडिंग था सर। एग्जाम्पशंस पेंडिंग है, और और सेक्शन 7 से पहले जो थोड़ा बहुत हाँ, सेक्शन था। इंट्रोडक्शन सारा पेंडिंग है, ठीक है, जो भी हो, और रिटर्न्स पेंडिंग है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में, मतलब देखा जाए तो मेरा 3 चीज़ पेंडिंग है, एक एग्जाम्पशन पेंडिंग है, रिटर्न्स पेंडिंग है, इंट्रोडक्शंस पेंडिंग है, और क्या था? सर रोड तो लगभग हो ही चुका है सर। हो गया है ना, और अमेंडमेंट्स, क्लियर है, हाँ सर। ओके। ये वाला सैटरडे को होगा, ये वाला मंडे को होगा,
मतलब कि कमिंग मंडे। हाँ फिर ये वाला और ये वाला, ये दो चीज़ नेक्स्ट में हम कराएंगे, ट्यूसडे, सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। क्लियर है? हाँ सर। ओके। थैंक यू मतलब सर। ये वाला एक क्लास है, ये वाला दो दूसरा क्लास है, ये आपका तीसरा क्लास है, ये आपका चौथा क्लास है। क्लियर है? हाँ सर। तो देखा जाए तो नेक्स्ट 5 to 6 क्लास में आईडीटी ओवर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।